आज के वीडियो में नव डार्विनवाद अर्थात नियो डार्विनिज्म को चित्र और उदाहरण सहित समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्विनवाद सर्वप्रथम सन 1859 में प्रकाशित हुआ और लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का इसमें अटूट विश्वास बना रहा। मतलब सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? तो 1859 में प्रकाशित हुआ और 40 सालों तक वैज्ञानिक इस पर अटूट विश्वास करते रहे। इसे डार्विनवाद का भावुक काल या रोमांटिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। मतलब डार्विनवाद के प्रकाशित होने के लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का इस पर अटूट विश्वास बना रहा। इसे ही डार्विनवाद का भावुक समय कहा जाता है या भावुक काल कहा जाता है। गत सदी के प्रारंभ में डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हुआ, जो लगभग 30 से 35 वर्षों तक रहा। जो संदेह और अविश्वास उत्पन्न हुआ ये लगभग 30 से 35 वर्षों तक रहा। इसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल कहा जाता है। इसे डार्विनवाद का कौन सा काल कहते हैं? अज्ञेयवादी काल कहा जाता है। अब वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास का मुख्य कारण क्या था पूछा जाए तो डी ब्रीस के प्रयोगों तथा मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांतों की पुनर्खोज के बाद डार्विनवाद के तथ्य असत्य सिद्ध होने लगे। इसीलिए डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हुआ, जिसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल कहा गया। बाद में डार्विन के समर्थकों ने डार्विनवाद में कुछ संशोधन किया और संशोधन करके नए वाद को प्रतिपादित किया। इस नए वाद को नव डार्विनवाद कहते हैं, अर्थात डार्विनवाद के नए रूप को ही नव डार्विनवाद कहा जाता है। मतलब पिछले कुछ वर्षों में आनुवंशिकी के नियमों तथा आनुवंशिक पदार्थ के ज्ञान और आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद को नया रूप मिला। मेंडलवाद के आधार पर डार्विनवाद की व्याख्या को ही नव डार्विनवाद कहा जाता है। आजकल इसे जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद भी कहा जाता है। जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन होने के कारण होती हैं। जो नव डार्विनवाद था इसमें क्या बताया इन्होंने कि नई जाति की जो उत्पत्ति है वो पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण होती हैं। और जीन्स में जब परिवर्तन होता है तो उस जाति विशेष के आनुवंशिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता है। उन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। तो नव डार्विनवाद के अनुसार पुरानी जाति से नई जाति के विकास में निम्नलिखित कारक कार्य करते हैं, जिसमें से पहला है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। तो नव डार्विनवाद में केवल उन्हीं विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है जो जीनिक ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित हैं। यानी इसमें केवल उन्हीं विभिन्नताओं या उन्हीं वेरिएशंस को इंपॉर्टेंस दी गई है जो जीनिक ढांचे में विभिन्नताओं पर आधारित हैं। ऐसी विभिन्नताएं दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं। एक तो माता और पिता के गुणसूत्रों के मिलने से गुणों के नए संयोग बन जाते हैं। यानी जब माता और पिता के गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं तो गुणों के नए संयोग बनते हैं। और दूसरा, लैंगिक जनन वाले प्राणियों में युग्मक निर्माण के समय माता तथा पिता के गुण पुनः अलग अलग हो जाते हैं। यानी जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इन प्राणियों में क्या होता है, इन जंतुओं में क्या होता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उस समय माता और पिता के गुण पुनः से अलग अलग हो जाते हैं। और युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण नए प्रकार के गुणसूत्र बन जाते हैं। नए तरीके के गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। अतः बनने वाले नए जीवों में विभिन्नता आ जाती है, वेरिएशंस आ जाते हैं। फिर अगला है उत्परिवर्तन। तो जीन्स या डीएनए की संरचना में अचानक परिवर्तन होने से इनके आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। जो डीएनए है तो डीएनए की संरचना में होने वाले परिवर्तन ही उत्परिवर्तन है। और आपको बता दें
कि इन्होंने इसमें यह भी बताया कि इनके बाद यानी इनके फलस्वरूप प्राणियों के लक्षणों में भी परिवर्तन होते हैं या जंतुओं के लक्षणों में भी परिवर्तन होते हैं और अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं और बहुत कम व कभी कभी दर्शित होते हैं। मतलब क्या कहा इन्होंने कि उत्परिवर्तन जीवों के जीवन काल में कभी भी हो सकते हैं और युग्मक जनन कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन वंशागत होते रहते हैं और ये भी बताया कि अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक सिद्ध होते हैं। फिर अगला पॉइंट है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो जीवों की ऐसी लाभप्रद भिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त व समर्थ होते हैं प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि लाभप्रद भिन्नताओं और उत्परिवर्तनों को स्थापित करने में प्राकृतिक वर्ण सहायक या महत्वपूर्ण होता है। मतलब ऐसी वेरिएशन या विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त और लाभप्रद हैं, लाभदायक हैं, उनको स्थापित करने की क्रिया को ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है और यह विभिन्नताओं की वंशागति में सहायक होता है। फिर अगला है जातियों का पृथक्करण। तो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अवरोध जैसे नदियां, पर्वत, सागर आदि जीवों के अंतः प्रजनन को रोकते हैं। ये क्या करते हैं? जीवों के अंतः प्रजनन को रोकते हैं, इंटरब्रीडिंग को रोकते हैं, जिसमें जीवों का व्यक्तित्व बना रहता है। यानी इससे क्या होता है कि जीवों का व्यक्तित्व बना रहता है, परंतु पृथक पृथक प्राकृतिक वासों में रहने के कारण जीव अपने को उसी के अनुकूल बना लेते हैं। चूंकि अलग अलग प्राकृतिक आवासों में रहते हैं, अलग अलग वातावरण में रहते हैं, जिससे जीव क्या करते हैं? अपने को उसी के अनुकूल बना लेते हैं, उस माहौल में ढल जाते हैं, उसी के अनुसार एडॉप्टेशन उनमें आ जाता है और अनुकूलन के फलस्वरूप नई उपजातियां तथा जातियों का विकास होता है। और जब अनुकूलन होता है तो उसमें नई नई प्रजातियां बन जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न वातावरण में पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन होने के कारण प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियां विकसित हो जाती हैं और कुछ समय बाद ये जातियां उपजातियों में भी विभाजित हो जाती हैं। इन्हें डार्विन की प्रारंभिक जातियां कहा जाता है या डार्विन्स इंसिपिएंट स्पीसीज कहा जाता है। और जैव विकास में कोई भी एक कारण प्रमुख नहीं है, अभी तो प्रकृति में अनेक कारण संयुक्त रूप से कार्यरत रहकर जैव विकासीय परिवर्तन लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में नव डार्विनवाद की संपूर्ण जानकारी आपको समझाई। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और यदि इसके पहले के वीडियो लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और डार्विनवाद भी मैंने बताया हुआ है, ये नव डार्विनवाद बता रहे थे। समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।